हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर सीजी पुलिस रिक्रूटमेंट 2025 के तैयारी के क्रम में छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान पर आधारित वीडियो मॉक टेस्ट नंबर 4 लेकर आया हूं। इससे पहले भी मैं ऑलरेडी 3 वीडियो जो है वीडियो मॉक टेस्ट सामान्य ज्ञान का ला चुका हूं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देखिए, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न। हाँ, और मैं उन सभी का एक प्लेलिस्ट भी बना दिया हूं, तो आपको खोजने की ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट में जाके आप उस मॉक टेस्ट को लगा सकते हैं। इस वीडियो के अंदर भी हम 30 प्रश्न को लगाएंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि सिलेबस में अगर देखोगे तो सीजीजीएस से आपसे 30 अंकों के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस 30 प्रश्न में आपका कितना सही हो रहा है लास्ट में आप कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल में पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। और किसी भी तरह का अगर आप सभी को डाउट हो तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आप मैसेज करेंगे तो हम डाउट जरूर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए लेट ना करते हुए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। बस्तर का गांधी मनकूराम सोढ़ी, छत्तीसगढ़ की रानी लक्ष्मीबाई राधाबाई, पंडवानी के जनक दाऊ दुलार सिंह मंद्रा जी और छत्तीसगढ़ में सहकारिता के जनक ठाकुर प्यारेलाल सिंह। बताइए कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही सुमेलित नहीं है। एक्चुअली में पंडवानी के जो जनक हैं उनको वो दाऊ दुलार सिंह मंद्रा जी नहीं है। वो कौन है? तो झाड़ू राम देवांगन। आप सभी को याद होना चाहिए कौन है, झाड़ू राम देवांगन है। और ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आपको डायरेक्ट इसको याद रखना है। ठीक है, अच्छा ये दाऊ दुलार सिंह मंद्रा जी क्या है भाई? तो आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ में नाचा के जनक हैं। ठीक है, अगर आपसे नाचा के जनक पूछ ले तो वो कौन है? दाऊ दुलार सिंह मंद्रा जी हैं। तो ये दोनों के दोनों प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ के प्रतीक चिन्ह को राज्य शासन द्वारा स्वीकृत कब प्रदान किया गया था? 4 सितंबर 2001, 4 जुलाई 2001, 15 नवंबर 2000 या फिर 1 नवंबर 2000। वीडियो को पॉज करिए और आंसर देने की कोशिश करिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 4 सितंबर 2001 को छत्तीसगढ़ का जो प्रतीक चिन्ह है उसको अपनाया गया था, स्वीकृति प्रदान की गई थी। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट का दर्जा कब दिया गया था। ठीक है, मैं क्योंकि पुराने वीडियोस में इसको ऑलरेडी पूछ चुका हूं तो इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट का दर्जा कब प्रदान किया गया था। ठीक है, यह घोषित कब किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ राज्य गठन के विषय में क्या असत्य है? छत्तीसगढ़ का गठन मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत हुआ था। प्रदेश का गठन 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व हिस्से को पृथक करके छत्तीसगढ़ प्रदेश का निर्माण कराया गया था। और चौथा है राज्य गठन के समय भारत, ठीक है, राज्य गठन के समय भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। अब बताइए इसमें से कौन सा असत्य है? तो आप सभी को पता चल गया होगा कि हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है यही असत्य है। क्यों? क्योंकि उस समय भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न है कि रायपुर को कमिश्नरी कब बनाया गया था? यह बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, बताइए, वीडियो को पॉज करिए और आंसर देने की कोशिश करिए। बताइए कि रायपुर को कमिश्नरी का दर्जा कब प्रदान किया गया था? जैसे कि आप सभी को मैं पहले भी बता चुका हूं कि 1861 में मध्य प्रांत का गठन हुआ था और सन 1862 के अंदर छत्तीसगढ़ को संभाग का दर्जा प्राप्त हुआ था। ठीक है, और 1862 में ही क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ का जो रायपुर है उसको कमिश्नरी बनाया गया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपका भी ये सही हुआ होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न है कि निम्नलिखित जिलों का उनके गठन वर्ष के क्रम में व्यवस्थित करिए। इस तरह के प्रश्न आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो जब तक आपको उन जिलों के गठन का अगर ईयर याद नहीं होगा तो आप व्यवस्थित नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो बनाते हैं इसको। राजनांदगांव को 1973 में गठित किया गया था। कबीरधाम जो है, कबीरधाम को 1998 के अंदर गठित किया गया था। सुकमा जो है इसको 2012 में गठित किया गया था। और बीजापुर जो है इसको 2007 के अंदर गठित किया गया था। तो अब इसको आप आसानी से लगा सकते हैं। सबसे पहले कौन सा? 1973 में राजनांदगांव 4, फिर कबीरधाम 1998 में तो 3, इसके बाद आ जाएगा कौन? 2007 में ये, इसके बाद ये, मतलब 4 3 1 2। देखिए कहाँ है 4 3 1 2, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 6 देखिए कि छत्तीसगढ़ का कौन सा या फिर कौन से जिले 3 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? तो ये भी एक अच्छा प्रश्न है। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन कौन से जिले जो है 2 राज्यों को स्पर्श करता है, कौन कौन से जिले 3 राज्यों को स्पर्श करता है। तो इसको ध्यान से आप वीडियो को पॉज करके लगाइए। तो देखिए बलरामपुर और जो सुकमा है, बलरामपुर और सुकमा ऐसे 2 जिले हैं जो 3
अलग राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 2 और 4। बाकी जशपुर, बीजापुर और राजनांदगांव जो है ये 2 राज्यों को स्पर्श करता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है, राइट। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7वां प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शैल समूह का विस्तार प्रदेश में सर्वाधिक है। ठीक है, कि सबसे अधिक विस्तार जो है कौन सा शैल समूह का छत्तीसगढ़ के अंदर है। धारवाड़ शैल समूह, कडप्पा शैल समूह, आर्कियन शैल समूह या फिर गोंडवाना शैल समूह। राइट आंसर आई थिंक आप सभी को पता चल गया होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आर्कियन शैल समूह का छत्तीसगढ़ के अंदर 50% भागीदारी है। ठीक है, 50% में विस्तार जो है आर्कियन शैल समूह को देखने को मिलता है। ठीक है, 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित करके उचित विकल्प का चयन करिए। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, आराम से वीडियो को पॉज करिए और आंसर देने की कोशिश करिएगा। एक साइड में आपको मिट्टियों का नाम दिया गया है और दूसरे साइड उसको स्थानीय नाम क्या होता है ये आपको मैच करना है। ठीक है, तो लाल पीली मिट्टी को क्या कहा जाता है बताइए। लाल पीली मिट्टी को कहा जाता है मटासी मिट्टी। वीडियो को आप पॉज कर लीजिएगा, इसके बाद आप आंसर को मैच करेंगे। ठीक है, तो लाल पीली को मिट्टी को मटासी मिट्टी कहा जाता है। काली मिट्टी को क्या कहा जाता है, कन्हार मिट्टी कहा जाता है, आप सभी को पता होना चाहिए। लेटेराइट मिट्टी जो है इसको कहा जाता है भाठा मिट्टी। ठीक है, क्या कहा जाता है, भाठा मिट्टी। और जो लाल बलुई मिट्टी है इसको क्या कहा जाता है, टिकरा मिट्टी। मतलब डी का हो जाएगा 1। अब इसको आप मैच कर लीजिए, ए का हो गया क्या 3, बी का 4। ए का 3 और बी का 4 देखिए कहाँ, ए का 3 बी का 4 और सी का हो गया 2। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट है। तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न तो बन ही गया होगा, आसान प्रश्न है क्योंकि कई बार से यहाँ से पूछ लिए जाते हैं, मुझे लगा इससे प्रश्न बनाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, ध्यान से देखिएगा कि पूर्वी बघेलखंड के पठार का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ये भी एक बहुत अच्छा प्रश्न, बताइए। पूर्वी बघेलखंड का पठार जो है छत्तीसगढ़ के कौन से भाग में है भाई, तो उत्तरी भाग में। छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में पूर्वी बघेलखंड का पठार पड़ता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है या फिर पूर्वी बघेलखंड के पठार का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों का एक ही आंसर होगा। बताइए, रामगढ़ की पहाड़ी, सीतालेखनी पहाड़ी, देवगढ़ की चोटी या फिर मैकल की पहाड़ी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देवगढ़ की जो चोटी है ये पूर्वी बघेलखंड के पठार का सबसे ऊंची चोटी भी हो जाएगा और उत्तरी भाग भी अगर बोलेगा छत्तीसगढ़ का तब भी सबसे ऊंची चोटी देवगढ़ ही होगा। इसका ऊंचाई भी आपको याद रखना चाहिए, 1033 या फिर 1033 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। 10वां प्रश्न है कि नारायणपुर में स्थित अबूझमाड़ की पहाड़ी की स्थिति क्या है। ये भी प्रश्न जो है, ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है, भौगोलिक स्थिति पूछा जा सकता है। बताइए कि क्या स्थिति है, इंद्रावती और बोर्डिंग नदियों के बीच में है क्या, कोटरी नदी के मैदान और इंद्रावती नदी के मध्य में स्थित है क्या, या फिर कोटरी नदी के मैदान और रावघाट की पहाड़ी के मध्य स्थित है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। वीडियो को पॉज करिए और आराम से इसके आंसर देने की कोशिश करिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, कि ये जो अबूझमाड़ की पहाड़ी है नारायणपुर के अंदर, ये कोटरी नदी का जो मैदान है वो और इंद्रावती का मैदान जो है, इंद्रावती नदी इसके बीच में स्थित है। मतलब इधर ए वाला कह लीजिए कि ये इंद्रावती नदी है, ठीक है, इंद्रावती नदी, और इधर जो है ये कोटरी नदी। ठीक है, कोटरी नदी का पूरा मैदान है और बीच में जो है ये हमको कौन सा, अबूझमाड़ की पहाड़ी देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब उत्तर में कोटरी नदी का मैदान और दक्षिण में इंद्रावती नदी है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है। गोपद और रिहंद नदियों के मध्य जल विभाजक का कार्य कैमूर पर्वत करता है। बी है महानदी और इंद्रावती नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य मैकल पर्वत श्रेणी करता है। तीसरा है महानदी और नर्मदा नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य देवगढ़ की पहाड़ी करता है। और चौथा, छत्तीसगढ़ बेसिन और बस्तर के पठार के मध्य जल विभाजक का कार्य जो है केशकाल पर्वत करता है या फिर केशकाल पर्वत सीमा बनाता है। कौन सा चारों में से सही है आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी ही हमारा राइट आंसर है। ठीक है, जो केशकाल पर्वत है ये छत्तीसगढ़ बेसिन या फिर छत्तीसगढ़ का जो मैदान है और जो बस्तर का पठार है उनके मध्य में सीमा बनाने का काम केशकाल पर्वत करता है। अच्छा, गोपद और रिहंद नदियों के मध्य जल विभाजक का कार्य कौन करता है अगर पूछ ले तो याद रखिएगा ये है देवगढ़ की पहाड़ी। ठीक है, देवगढ़ की पहाड़ी। अच्छा, महानदी और इंद्रावती नदियों के मध्य जल विभाजक का कार्य अगर पूछते तो यहाँ पे मैकल पर्वत श्रेणी की जगह आपका क्या हो जाएगा, केशकाल पर्वत। ठीक है, केशकाल पर्वत भी इसका ही भी होगा, राइट।
महानदी और नर्मदा अपवाह के बीच में अगर जल विभाजक का कार्य पूछे तो यहाँ पे देवगढ़ की पहाड़ी नहीं होगा, बल्कि इसके लिए मैकल पर्वत श्रेणी हो जाएगा। ठीक है, मैकल पर्वत श्रेणी। चलिए बढ़ते हैं, 12वां प्रश्न है कि पिंजारिन घाटी प्रदेश के किस जिले में स्थित है। आपसे घाटियों से संबंधित प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि किस तरह का घाटी जो है किस जिले के अंदर है। बताइए पिंजारिन घाटी जो है कौन से जिले के अंदर है, कोंडागांव, बस्तर, कांकेर या फिर नारायणपुर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कांकेर जिले के अंदर ही पिंजारिन घाटी है और कांकेर जिले के अंदर ही चरामा घाटी भी है। ठीक है, अगर आपसे चरामा घाटी पूछ ले तो ये भी कहाँ है, कंकर के, अच्छा कांकेर के अंदर ही। अच्छा क्वेश्चन एक पूछता हूँ, बताइए ये चिल्फी घाटी कौन से जिले में पड़ेगा। ठीक है, चिल्फी घाटी, और एक और पूछ लेता हूँ खुरसेल घाटी। ठीक है, खुरसेल की घाटी, ये दोनों बताइए, कमेंट करके बताइए कि छत्तीसगढ़ के किस जिले में ये दोनों जो है पड़ते हैं। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। प्रश्न है कि महानदी के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसका उद्गम धमतरी जिले के नगरी तहसील में स्थित सिहावा पर्वत से हुआ है। दूसरा है छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी महानदी है। तीसरा, कटक उड़ीसा के निकट बंगाल की खाड़ी में इसका विसर्जन हो जाता है। और चौथा, शिवनाथ नदी महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। बताइए कौन सा सत्य नहीं है पूछा है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी नहीं है। ठीक है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, शिवनाथ है। ठीक है, क्योंकि शिवनाथ नदी जो है 290 किलोमीटर बहती है और जो महानदी है वो मात्र 286 किलोमीटर ही बहता है। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी अगर पूछ देता तब हमारा महानदी हो सकता था। ठीक है, उम्मीद है आपको मैं समझा पाया हूं कि आखिर ये क्यों ऑप्शन नंबर बी सही हुआ। 14 प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विकल्प हसदेव नदी के सहायक नदियों का समूह है। ये भी अच्छा प्रश्न है भाई, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। बताइए, वीडियो को पॉज करिए और आंसर देने की कोशिश करिए। तो बताइए यहाँ पे अहिरन नदी, हसिया नदी, चोरनई नदी और उतेंग नदी, ये जो ऑप्शन नंबर ए है ये सभी के सभी नदियाँ जो है ये हसदेव नदी की सहायक नदियां हैं। हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बी जो है कोटी नदी, निब्रा नदी, बोर्डिंग और तालपेरू नदी, ये सभी के सभी नदी जो है ये इंद्रावती की सहायक नदी है। ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए क्योंकि पूछने वाला कहीं से भी आपसे पूछ सकता है। तीसरा प्रश्न, कोयराज नदी, मतलब तीसरा विकल्प है कोयराज नदी, कुरकुट नदी और चिंदई नदी, ये किसकी सहायक नदियां हैं भाई, तो ये मांड नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, और चौथा मैनी नदी, डोरकी नदी, खोरुंग नदी और सीरी नदी, ये सभी के सभी जो है ईब नदी की सहायक नदी है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15वां प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ का प्रथम और प्राचीनतम बांध कौन सा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जाता है। बताइए छत्तीसगढ़ का सबसे पहला और सबसे प्राचीनतम बांध कौन सा है, आपको पता होना चाहिए। बताइए माडुमसिली बांध धमतरी, गंगरेल बांध धमतरी, रुद्री बैराज धमतरी या फिर हसदेव बांगो बांध कोरबा। बताइए, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी, रुद्री बैराज है। ये महानदी के ऊपर ही है और धमतरी के अंदर है, यही सबसे पुराना है। इसका स्थापना की अगर बात करें तो 1912 से लेकर 1915 के बीच में हुआ था। ठीक है, वहीं माडुमसिली बांध ये भी धमतरी के अंदर है, ये 1923 के अंदर इसका निर्माण हुआ था। गंगरेल बांध धमतरी के अंदर ही है और ये 1978-79 के बीच में इसका स्थापना हुआ था, गठन हुआ था, मतलब बनाया गया था। और हसदेव बांगो बांध कोरबा आप सभी को पता होना चाहिए, पहले भी मैं पढ़ा चुका हूँ, 1967 में इसका जो स्थापना मतलब इसका बनना शुरू हुआ था। 16वां प्रश्न देखिए कि छत्तीसगढ़ में वर्षा ऋतु का अवधि कब से कब तक माना जाता है। ठीक है, ऐसे प्रश्न भी आपको पता होना चाहिए। बताइए कि छत्तीसगढ़ के अंदर वर्षा ऋतु कब से कब तक माना जाता है। चारों ऑप्शन को अगर ध्यान से देखेंगे तो आप राइट आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 16 जून से लेकर 15 अक्टूबर तक का जो समय होता है छत्तीसगढ़ में वर्षा ऋतु का समय होता है। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि मानसून का आगमन छत्तीसगढ़ में कब होता है, तब आपको ऑप्शन नंबर डी माना है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के अंदर मानसून का आगमन कब आता है पूछेगा तो 10 जून से लेकर 15 जून के बीच में होता है। ठीक है, 16 फरवरी से 15 जून क्या होता है भाई, तो ये ग्रीष्म काल का समय है। ग्रीष्म ऋतु अगर पूछ ले तो 16 फरवरी से 15 जून, और 16 अक्टूबर से 15 फरवरी बोले तो ये शीत ऋतु का काल है। ठीक है, शीत ऋतु। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ कि किस राष्ट्रीय उद्यान का पूर्व नाम संजय राष्ट्रीय उद्यान था। ये तो बहुत आसान प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए, तो इसका आंसर आई थिंक आप सबको पता होगा, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान का ही जो पुराना नाम था वो क्या था, संजय राष्ट्रीय उद्यान था। और बाद में 7 अगस्त 2001, ठीक है डेट याद रखिएगा, 7 अगस्त 2001 को संजय राष्ट्रीय उद्यान का नाम परिवर्तित करके गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान रख दिया गया था। 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में प्रदेश में पाए जाने वाला सबसे
मतलब मुख्य खनिज कौन सा है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के अंदर कई तरह के खनिज पाए जाते हैं। खनिजों को हम दो कैटेगरी में बांटते हैं, एक हो गया मुख्य खनिज और दूसरे जो होते हैं गौण खनिज होते हैं। अब यहाँ से पूछा गया कि मुख्य खनिज कौन कौन से हैं, ग्रेनाइट, डोलोमाइट, ग्रेफाइट, चूना पत्थर या फिर कोरंडम, बताइए। तो इसका ध्यान से देखिएगा, ग्रेफाइट हो गया और चूना पत्थर हो गया, ये दोनों तो हमारा मुख्य खनिज के अंदर है ही। इसके अलावा ग्रेनाइट, डोलोमाइट और कोरंडम 1, 2, 5 ये सभी के सभी जो है ये गौण खनिज के अंदर आते हैं। मुख्य खनिज में ग्रेफाइट और चूना पत्थर, मतलब ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा और कई सारे होते हैं, लौह एस्क हो गया। ठीक है, लौह एस्क भी कैसा है, मुख्य खनिज के अंदर ही आता है। कोयला, ठीक है, कोयला भी मुख्य खनिज के अंदर ही है। इसके बाद बॉक्साइट हो गया, टीन हो गया, ये सभी के सभी मुख्य खनिज के अंदर आते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। प्रश्न को ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे SECR का स्थापना कब हुआ था। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर आप सभी को पता है। SECR का हेडक्वार्टर कहाँ है भाई, बिलासपुर है। पहली बात तो आपको मुख्यालय पता चल गया। अब बताइए स्थापना कब हुआ था, 1 फरवरी 1889, 1 अप्रैल 2003, 27 नवंबर 1888 या फिर 1 नवंबर 2000, बताइए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 अप्रैल 2003 को SECR का स्थापना हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर हमने देख लिया कब, बिलासपुर हो गया। घोषणा अगर पूछ ले, ठीक है, इसका घोषणा कब किया गया था, तो याद रखिएगा 1998 में घोषणा किया गया था और 1 अप्रैल 2003 को स्थापना किया गया था। 20वां प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण, जिसको हम शॉर्ट में क्रेडा कहते हैं, का स्थापना कब हुआ था। 4 जुलाई 2001, 25 मई 2001, 15 नवंबर 2003 या फिर 28 अगस्त 2002। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 25 मई 2001 को क्रेडा का स्थापना हुआ था। इसका हेडक्वार्टर बोलेगा तो कहाँ है भाई, हेडक्वार्टर इसका रायपुर के अंदर है। कोई कमेंट करके बताइएगा कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, क्रेडा का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि एक बार ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। वीडियो को पॉज करिए और आराम से आंसर देने की कोशिश करिए। जनगणना के ऊपर आधारित प्रश्न जो है आ गया है। बताइए, प्रश्न है कि 2011 के जनगणना के अनुसार 2011 के जनगणना के अनुसार प्रदेश में 18 जिलों के आधार पर सर्वाधिक और न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिलों का युग्म कौन सा है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न, बताइए। दंतेवाड़ा, कोरबा, कोंडागांव, रायपुर, बस्तर, कोरिया या फिर बालोद और कोरिया, बताइए क्या इसका आंसर होगा। 18 जिलों के आधार पर पूछा हूँ भाई। ठीक है, तो 18 जिलों के आधार पर सबसे अधिक और सबसे न्यूनतम लिंगानुपात का जो यहाँ पे युग्म है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, बस्तर में सर्वाधिक था और कोरिया में सबसे कम था। याद रखिएगा, बस्तर में कितना था भाई, तो याद रखिएगा 1023 था बस्तर के अंदर और कोरिया के अंदर 963 था। ठीक है, 18 जिलों के आधार पर। अच्छा, अगर 27 जिलों के आधार पर पूछ ले तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कोंडागांव और रायपुर, ये 27 जिलों के आधार पर हो जाएगा। ठीक है, 27 जिलों के आधार पर सर्वाधिक लिंगानुपात कोंडागांव का, सबसे कम रायपुर के अंदर था। 22वां प्रश्न है कि गोंड जनजातियों में एक विवाह जिसमें युवक द्वारा युवती का अपहरण करके विवाह किया जाता है, तो विवाह से संबंधित, जनजातीय विवाह से संबंधित भी प्रश्न पूछा जाता है। बताइए, पारिंगधन विवाह, खड़ोनी विवाह, पैसोतुर विवाह या फिर लमसेना विवाह, बताइए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये पैसोतुर विवाह जो है ये गोंड जनजातियों के अंदर होता है, जिसमें एक युवक जो होता है युवती का अपहरण करता है और फिर उसके साथ विवाह जो है करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। 23वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। इधर आपको जनजातियों का नाम दिया गया है, इधर जो है उनसे संबंधित जो युवा गृह होता है, ठीक है, युवा गृह, यहाँ पे सुमेलित करना है। इसके बाद हमारे सही आंसर कौन सा का वो पकड़ना है। बिरहोर जनजाति, ठीक है, बिरहोर जनजाति का क्या होता है बताइए भाई, तो इसका होता है गितियोना। ठीक है, बिरहोर जनजाति का जो युवा गृह है उसका नाम होता है गितियोना। मतलब ए का हो गया 4, ए का हो गया 4, ये और ये, मतलब बी और सी तो हमारा गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं। भारिया जनजाति, भारिया जनजाति का जो युवा गृह होता है उसको हम कहते हैं धसरवासा। ठीक है, तो बी का हो गया 3। देखिए बी का 3 कहाँ है भाई, बी का 3 है, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए ही तो राइट आंसर हो जा रहा है। ठीक है, यहीं से हमको पता चल गया। तो ऐसे ही अगर 4 में से 2 भी आपको पता है तो इसको सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। भुइयाँ, ठीक है, भुइयाँ का क्या होता है, रंगभंग। ठीक है, और परजा जनजाति का होता है धांगर बक्सर, धांगा बक्सर। तो उम्मीद है आपको ये याद हुआ होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की निम्न में से कौन सा नृत्य बैगा जनजाति द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है। बिल्मा नृत्य, शैला या डंडा नृत्य, अटारी नृत्य या फिर परघौनी नृत्य। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, ये परघौनी नृत्य जो है बैगा जनजातियों के द्वारा
विवाह के समय किया जाता है। ठीक है, याद रखना है आप सभी को। इसमें वाद्य यंत्र जो है नगाड़ा और टिमकी बजाया जाता है। क्या क्या? एक होता है नगाड़ा और एक होता है टिमकी। ये वाद्य यंत्र जो है ये परघौनी नृत्य के समय बजाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए ध्यान से कि रवेली नाचा पार्टी के संस्थापक कौन है। ये अच्छा प्रश्न भाई, आसान लग रहा होगा लेकिन अच्छा प्रश्न है, पूछे जाते हैं। बताइए, रामचंद्र देशमुख, दाऊ दुलार सिंह मंद्रा जी, हबीब तनवीर या फिर दाऊ महासिंह चंद्राकर। रवेली नाचा पार्टी के संस्थापक कौन है, आप सभी को ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। दाऊ दुलार सिंह मंद्रा जी जो हैं ये रवेली नाचा पार्टी का स्थापना करते हैं 1928-29 के आसपास। ठीक है, 1928-29 में करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, कमेंट करके आप लोग बताइए कि हिंदुस्तान थिएटर, ठीक है, हिंदुस्तान थिएटर और एक होता है नया थिएटर। ठीक है, हिंदुस्तान थिएटर और नया थिएटर, इसका स्थापना किसके द्वारा किया गया था, आप सभी को ये बताना है। कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आप सभी ने इसको याद करके रखा है तो। 26वां प्रश्न है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। यहाँ से भी प्रश्न कई बार पूछे गए हैं तो इसको भी जरूर याद रखिएगा। आरंग रायपुर, भाटागुड़ा बस्तर, नगपुरा दुर्ग या फिर गुंजी दमोदरा शक्ति। बताइए, ऋषभ देव, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है, ऋषभ देव, इनका कहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ठीक है, दमोदहरा या फिर गुंजी, यहाँ से ऋषभ देव का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ठीक है, जो पहले तीर्थंकर हैं जैन धर्म के, उनका यहाँ से प्राप्त हुआ है। एक जगह और से भी प्राप्त हुआ है, बूढ़ी खार बिलासपुर के अंदर है। ठीक है, बूढ़ी खार मल्हार, ठीक है, मल्हार बिलासपुर, यहाँ से भी प्रथम तीर्थंकर मतलब ऋषभ देव का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। आरंग रायपुर से किसका हुआ है, तो जो 5वें नंबर के जो तीर्थंकर हैं जिनका नाम क्या है, सुमतिनाथ, क्या नाम है, सुमतिनाथ, इनका यहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुआ है। भाटागुड़ा बस्तर से 16वें तीर्थंकर जिनका नाम है शांतिनाथ, ठीक है, इनका साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और नगपुरा रायपुर से तो आप सभी को पता होगा हमारे 23वें जो जैन तीर्थंकर हैं जिनका नाम पार्श्वनाथ, ठीक है, तो इनका साक्ष्य वहाँ से प्राप्त हुआ। तो ये सभी भी आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को ध्यान से देखिए कि प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने दक्षिण विजय अभियान के दौरान दक्षिण कौशल के किस शासक को परास्त किया था। नरेंद्र सेन, महेंद्र सेन, पृथ्वी सेन या फिर देवसेन। बताइए, तो ये पहली बात तो ये वाकाटक वंश के एक शासक थे और ये चारों के चारों जो शासक दिख रहे हैं ये वाकाटक वंश के ही हैं और महेंद्र सेन को परास्त किए थे। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है और इस प्रश्न को कई बार पूछा जा चुका है व्यापम और सीजीपीएससी के अंदर, तो याद रखिएगा। 28वां प्रश्न है कि ब्रिटिश नियंत्रण काल में ताहूतदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चार्ल्स इलियट, कैप्टन एडमंड, कैप्टन क्रॉफर्ड या फिर कैप्टन सैंडिस। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कैप्टन सैंडिस ने ही ब्रिटिश नियंत्रण काल में ताहूतदारी व्यवस्था की शुरुआत की थी, आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, ईयर भी आप याद रख सकते हैं कब, तो 1826 में। ठीक है, 1826 में ताहूतदारी प्रथा की शुरुआत किया था और कैप्टन सैंडिस ने शुरुआत में 2 ताहूतदारी का निर्माण कराया था। कितने का, 2 का। नाम भी आप सभी को पता होना चाहिए। एक था हमारा लोरमी, ठीक है, लोरमी ताहूतदारी का शुरुआत 1826 में ही, स्थापना के समय मतलब जब शुरुआत किया था उसी समय, और उसके बाद में था एक तरेंगा। ठीक है, लोरमी के बाद तरेंगा और ये 1828 के अंदर। तो इस व्यवस्था की शुरुआत कैप्टन सैंडिस के द्वारा किया गया था, याद रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29 को देखिए भाई कि छत्तीसगढ़ के प्रथम मासिक पत्रिका के बारे में क्या असत्य है। अब आप सभी को पता होगा कि छत्तीसगढ़ का प्रथम मासिक पत्रिका कौन सा था, तो छत्तीसगढ़ मित्र। तो पहले तो आप सभी को यही पता होना चाहिए, अगर ये नहीं पता होगा तो इसका आंसर आप बना ही नहीं पाएंगे। फिर छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका की शुरुआत 1900 में किया गया था, बिल्कुल सही है। इसके संपादक माधवराव सप्रे और रामराव चिंचोलकर थे, भी सही है। इसका प्रकाशन नागपुर से होता था, यही वाला गलत है। ठीक है, क्योंकि इसका कहाँ से प्रकाशन होता था, पेंड्रा रोड। ठीक है, पेंड्रा रोड बिलासपुर से इसका प्रकाशन होता था। और चौथा है कि प्रकाशन का मुख्य उद्देश्य बौद्धिक और साहित्यिक जन जागरूकता था, तो ये बिल्कुल सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट होगा, ये नागपुर से प्रकाशन इसका नहीं होता था। 30वां और आखिरी प्रश्न है कि धमतरी में 1930 में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है। पंडित सुंदरलाल शर्मा, नत्थूजी जगताप, ठाकुर प्यारेलाल सिंह या फिर शिव दुलारे मिश्र। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा सन 1930 के अंदर, डेट अगर याद रखना है तो 1 मई 1930 को धमतरी में सत्याग्रह आश्रम की शुरुआत किए थे, याद रखिएगा। कहाँ ये किए थे, तो जो नत्थूजी जगताप है ना, इन्हीं के निवास स्थान पर सत्याग्रह आश्रम का स्थापना किया गया था।
ठीक है। तो इस प्रकार हमने 30 प्रश्नों को देखा। ये 30 के 30 प्रश्न जो है बहुत शानदार थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे। उम्मीद करता हूँ कि आपका 30 में से एटलीस्ट 25 तो सही हुआ ही होगा। मैं इतना तो आप सभी से उम्मीद करता ही हूँ, क्योंकि आपके पास जो टाइम है अब ज़्यादा बचा नहीं है, तो पढ़ाई तो अच्छे से कर ही रहे होंगे, राइट। तो बताइएगा कमेंट करके जरूर कि आपका कितना सही होता है। वीडियो का क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा। बहुत सारे लोग शुरुआत में बोल रहे थे कि सर बहुत आसान आसान प्रश्न है। भाई मैंने बोला कि प्रश्न आपसे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हाँ, हम सभी को तैयारी थोड़ा सा डिफिकल्ट का होना जरूरी है, राइट। तो बताइएगा कमेंट करके जरूर वीडियो कैसा लगा। पहली बार चैनल में आएंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। पढ़ाई अच्छे से करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।